हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कूलॉम्स लॉ में आप सभी का स्वागत है। लीजेंड चार्ज में इसी का नाम आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इसमें बनते हैं सब क्वेश्चन, यहीं से घूमते रहते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लीजेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन, कूलॉम। इस पे कर रहे हैं आज, काम खत्म करते हैं इसका, पढ़ते हैं होता क्या है, बताएगा इसने, इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे और क्वेश्चन तो अगले वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करें फिर। चैनल का नाम याद है ना, याद कर लो। तो कुलाम्स लो, तो कुलाम्स लो एक कुलाम नाम का एक इंसान था जिसके चुल्ल मची थी कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की, फिजिक्स बनाने की। तो उसने क्या किया, उसने देखा सबसे पहले उसने दो पॉइंट चार्ज लिए, एक Q1 माना मैंने यहाँ पे और दूसरा Q2। उसने दो पॉइंट चार्ज जो कि रेस्ट में थे। अब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, R। उनके बीच की डिस्टेंस R। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या हो जाए, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज छोटा सा चार्ज है ना, छोटा सा एक पॉइंट रख दिया मैंने, वो चार्ज पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज वो नहीं होता, पॉइंट चार्ज बड़ा भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। एक अपने पास पहाड़ होता है वो भी पॉइंट चार्ज हो सकता है, दो पहाड़ भी पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। कैसे कि मैंने ये दोनों चार्ज लिए ना, Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस, जो इनके मध्य में जो R डिस्टेंस है, उसके कंपेयर में इनका साइज नेगलेट है। नेगलेट करना आता है सबको। इनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में इनका साइज काफी कम है। कैसे कि जैसे मेरी ये R डिस्टेंस, ये मान लो कि मैंने R यहाँ पे 10 मीटर रख रखा है, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर लगा लो। तो जो इनका साइज होगा ना वो माइक्रो सेंटीमीटर में होगा, यानी कि नैनोमीटर में होगा, कुछ इस तरह से होगा इनका साइज, यानी कि काफी कम, इस डिस्टेंस के कंपेयर में काफी कम होगा इनका साइज। तब इनको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। जैसे मेरे पास दो बड़े बड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने माना इसकी साइज 100 मीटर, इसकी रेडियस, और दूसरा चार्ज इसकी भी रेडियस मैंने 100 मीटर मान ली। अब मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को कितना कर दिया, मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को कुछ ऐसे कर दिया, मान लो 10⁻20 मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। या फिर एक लाइट ईयर कर दो, दो लाइट ईयर कर दो। लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस होती है ना, कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो यहाँ पे मैंने 10⁻20 मीटर लिया। अब इसके कंपेयर में इनका साइज काफी नेगलेट है। अब इसके कंपेयर में 10⁻20 मीटर हो गया, इसके कंपेयर में इनका साइज नेगलेट है। तो इस तरह से भी ये दोनों पॉइंट चार्ज हो गए। यदि मैं यहाँ पे अब 100 मीटर इनकी रेंज ले रखी है मैंने, और मैं यहाँ पे डिस्टेंस कर दूं 1000 मीटर, तो इस केस में ये पॉइंट चार्ज नहीं रह पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि इनका साइज इनके कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं हो पा रहा है। तो पॉइंट चार्ज वो होते हैं जिनका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में नेगलेट हो, नगण्य हो, उन्हें बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो इतने अपना जितना भी काम किया सब पॉइंट चार्ज पे किया गुलाम ने, कि क्या होता है पॉइंट चार्ज, रेस्ट में होते हैं तो कैसे वर्क करते हैं, कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, उन सब के बारे में इसने बताया। तो देखते हैं कैसे बताया। तो इन्होंने बताया कि दो पॉइंट चार्ज होते हैं, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बल करता है, वर्क काम करेगा जब दो चार्ज रखे हुए हैं तो आपस में। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 का मोड इंटू Q2 का मोड। इसका मतलब समझ रहे हो, मोड का मतलब, यानी कि वो इनके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो फोर्स होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे -Q1 था तो मैं यहाँ पे +Q1 ही लिखूंगा। कैसे? जैसे एक मैंने -4 लिया, एक मैंने +6 लिया, तो मैं यहाँ पे करूंगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4 × 6 के, ऐसे नहीं -4 × 6 के। यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, सिंबल का यूज नहीं करते। एक बात तो ये बताई इसने, इसके तो चुल देना कुछ ना कुछ करने की। फिर क्या इसने, F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, जो कि इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होता है। जिसने अपने एक्सपेरिमेंट किए उसके बेसिस पे बताया, ऐसे नहीं कि उठ गया सुबह बताने लग गया, रात को सो गया फिर बताने लग गया। कुछ काम किया बेचारे ने तब बता रहा है इतना सब कुछ। तो यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। और तो मैं यहाँ से भी इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को मिलाकर मैं कुछ इस प्रकार डिनोट कर सकता हूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कर सकता हूँ ये यहाँ से, इसने काम किया इतना। फिर यहाँ पे एक आता है एफ इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या आ गया, प्रोपोर्शनल का सिंबल। प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं ना, जब अपन सिंबल हटाते हैं तो उसके लिए इस कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो कि ये क्या होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम के। तो ये इतना बताया कुलाम्स लॉ ने कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज जो कि रेस्ट में है, कोई भी दो पॉइंट चार्ज, ऐसा नहीं कि आप वो 100 मीटर बीच में 1000 मीटर, ऐसा नहीं लेंगे। कंपेयर करना पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस से कंपेयर में, जब नेगलेट हो तो उनके बीच में जो चार्ज लग रहा होता है, फोर्स होता है, वो होता है एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी देखेंगे क्या होता है, के भी समझेंगे। इतना आया समझ में तो ठीक बात है, नहीं आया तो वापस करके देख लो। तो यहाँ पे के की वैल्यू, सॉरी एफ, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये Q1 चार्ज है, ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और ये Q2 चार्ज है, ये Q1 पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो ये फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं दोनों चार्ज। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कि मान लो ये इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इधर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, ये हो गया। या फिर ये इधर लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, कौन सा, Q1 Q2 पे इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो Q2 Q1 पे इधर लगा रहा होगा 10 न्यूटन का फोर्स। एक्शन रिएक्शन, कि जितना फोर्स अपन ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड हो गया यहाँ पे। तो ये बताया अपने कुलाम्स लॉ में, तो ये नोट कर लो, तीन प्यारी प्यारी चीजें बढ़िया मिली यहाँ से। अब देखते हैं ये के क्या क्या कंसेप्ट है, इस पे बनते हैं बढ़िया क्वेश्चन। दो हल्के से सवाल होंगे कि दो पॉइंट चार्ज 10 की पावर -2 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, आपको बताना होगा जनरली। यहाँ से एफ क्या है, न्यूटन में, कि इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे एफ के लिए, ये तो होता है फोर्स न्यूटन में होता है, एसआई यूनिटी फोर्स की। नोट हो गया। तो यहाँ से देखो कि दो पॉइंट चार्ज थे Q1 और Q2, एक मैंने माना Q1, दूसरा मैंने माना Q2, उनके बीच की डिस्टेंस थी R, तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है F का मैग्नीट्यूड। ये दोनों एक दूसरे पे इतना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता है कि F इक्वल टू वहां पे क्या हो जाता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वो दो मास के लिए अप्लाई होता है, यहाँ पे दो चार्जेस के लिए अप्लाई हो रहा है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन टाइप का होता है, कि कोई भी दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही होती है, रिपल नहीं करती। लेकिन चार्ज में क्या होता है कि रिपल भी कर सकती है, सेम नेचर का चार्ज रिपल करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि ये इसमें अट्रैक्ट और रिपल दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें केवल अट्रैक्शन होता है, इसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होता है। तो ये जनरली याद कर लो, अपन इसी पे समझते रहते हैं कि अट्रैक्शन ही होगा। यहाँ से मिलता है अपने को एक के नया नाम मिला, के वर्ड मिला, यानी कि अपने को जैसे Q1 दिया होता और Q2 की वैल्यू दी होती, यानी कि 2 4 कुछ भी दिया होता, और R की वैल्यू 9 दे दी यहाँ पे, तो पूछता है इनके बीच में चार्ज कितना होगा। तो सब वैल्यू दे रखे हैं, लेकिन के की वैल्यू अपने को पता नहीं, के की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि मीडियम पे डिपेंड करती है, हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो के की वैल्यू देखते हैं, के की वैल्यू आ जाए तो अपना काम हो जाएगा फिर आसानी से। तो जो के होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो के होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये होता है मीडियम। मैंने कहा था कि के क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यानी कि के क्या होता है, एक तो डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि के एक तो माध्यम पे डिपेंड करता है, और ये मापन की पद्धति, अपने मेजरमेंट की जो पद्धति होती है उन पे भी डिपेंड करता है। जैसे सीजीएस में इसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाती है, एसआई में इसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाती है, तो ये इन दोनों पे भी डिपेंड करता है। यानी कि मापन की पद्धति और माध्यम पे के की वैल्यू डिपेंड करती है। आया कुछ, आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक आ रहा है एप्सिलॉन एम, ये क्या होता है एप्सिलॉन, जो ई की तरह लिख रखा है मैंने, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और एम का मतलब माध्यम, मीडियम।
तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये तो इसका नाम है, होती क्या है, ये होती है परमिटिविटी। ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है यहाँ से, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी, परमिटिविटी आप समझ रहे होगे, परमिटिविटी यानी कि प्रमोट करना। परमिटिविटी क्या है, मतलब प्रमोट करना। जैसे अब यहाँ पे मैं इसको और बढ़िया ढंग से थोड़ा लिख दूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, मैंने के की वैल्यू ये वाली पुट कर दी यहाँ पे, इंटू Q1 Q2/r²। अब आप देख रहे हो कि परमिटिविटी यानी कि प्रमोट करना, लेकिन जैसे जैसे मीडियम की परमिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो फोर्स तो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रमोट कहा रहा है, यहाँ पे तो डी प्रमोट हो रहा है, दबा रहा है इसको कि बेटा जाना नहीं कहीं पे भी, है ना। लेकिन अपन तो यहाँ से मतलब कुछ और निकल रहा है। लेकिन ये जो परमिटिविटी होती है मीडियम की, यानी कि अपने मीडियम को प्रमोट करती है, अपने मीडियम को प्रमोट करती है कि फोर्स को अप्लाई मत होने दो यहाँ पे, अपने मीडियम के पार्टिकल्स को कहती है कि फोर्स को अप्लाई मत होने दो यहाँ पे, फोर्स को कम करो कैसे भी करके। तो जैसे जैसे मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी, तो जितना अच्छा मालिक होगा उतने बढ़िया नौकर काम करेंगे। जैसे इनसे काम करवाएगा, ये कहेगा कि परमिटिविटी इंक्रीज करेगी, यानी कि इसकी सक्रियता ज्यादा, तो फोर्स कम हो जाएगा, उनको ताने रखेगा, चल 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 काम कर, फोर्स को कम कर। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स को प्रमोट करती है, ना कि फोर्स को प्रमोट करती है। फोर्स को दबाती है और मीडियम के पार्टिकल को प्रमोट करती है फोर्स को कम करने के लिए। तो ये मतलब होता है परमिटिविटी का। अब ये क्या होती है, एक चीज और देखो, जैसे मैं ऐसे कर दूं यहाँ पे, एक लिख दिया मैंने एप्सिलॉन नोट होता है, एक आपके पास मिला होगा, जैसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट बता दो, चलो आप यहाँ से बता दो यार, इजी सा काम है। देखो F इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई, और मैं ऐसे एप्सिलॉन एम लिख लो, चलो यहाँ पे Q1 Q2/r²। तो यहाँ से यूनिट देखे अपन, इसकी यूनिट निकालनी है, तो यानी कि F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और 1/4 की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो यानी कि 1/एप्सिलॉन एम। Q1 Q2 यानी कि एक Q1 की कुलाम, तो Q1 Q2 दो Q1 Q2 दो चार्ज की कितनी होगी, कुलाम स्क्वायर, और आर स्क्वायर यानी कि आर मीटर स्क्वायर, आर डिस्टेंस दो कि मीटर में होगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम की मेरे पास निकल के कितनी आती है, यहाँ से बता दो अब तो, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होती है कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये तो आएगा, एप्सिलॉन एम को मैं ऐसे ऊपर लिया गया है, देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं। एंड कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है एप्सिलॉन की यूनिट, इसकी भी यूनिट यही होगी, कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ, है ना, इसकी यूनिट ये होती है। फिर जैसे कि ये तो आया, एक और होती है, इनको मेजर कैसे करते हैं, अब अपन सीखो पहले आप। एक होता है एप्सिलॉन आर, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यानी कि ये क्या होगी, यूनिट लेस हो गया ना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव वर्ड आता है यूनिट लेस हो जाता है, कोई भी होगा, तो परमिटिविटी क्या होगी, यूनिट लेस। क्यों, क्योंकि कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर से कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये होता है यूनिट लेस। ये इसका फॉर्मूला होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है एक्चुअली में, फील नहीं हो रहा ना ये। तो ये क्या बताती है कि जैसे अभी यहाँ पे एप्सिलॉन एम को मैं यहाँ पे लिख दूं, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, ये भी तो कर ही सकता हूँ मैं यहाँ से। तो एक बार तो आप यहाँ तक नोट करो, फिर आगे समझाते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला इतनी सब कहानी पढ़कर कि के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, कि जिस मीडियम में रखा हुआ होता है उसकी परमिटिविटी ये। अब फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, यही तो हो गया, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ, कुछ गलत तो कर नहीं रहा मैं यहाँ पे। तो वन, इसका मतलब समझ रहे हो आप, जैसे मैंने माना कि जो यहाँ पे
ई और आर का मतलब एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर लिखने का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू आर। ये क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ से, तो अपन अपने को बस एक ये याद रखनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अपन बता देते हैं कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कंपेयर कर रहे हैं, अपन कंपेयर कर रहे हैं किससे, वैक्यूम से। वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है क्योंकि उसमें कोई मीडियम नहीं होता, पार्टिकल नहीं होता, तो इसकी परमिटिविटी सबसे कम इतनी होती है। और अब बाकी जितने भी अपने पास मीडियम होंगे उन सभी की परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, एप्सिलॉन नोट से, इससे तो ज्यादा होगी। तो ये बताता है कि इस मीडियम की परमिटिविटी इसके कंपेयर में कितनी ज्यादा है, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मेरे पास एप्सिलॉन वाटर का देख रहा हूं मैं, तो कितना होता है इंटू 81, यानी कि इससे 81 गुना ज्यादा है। अब एक चीज और देखो, इससे 81 गुना ज्यादा है। ऐसा होता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1 फोर्स, और ये एप्सिलॉन मीडियम यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पता चल रहा है। तो यानी कि ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा। जब मैंने इसको 81 गुना ज्यादा कर दिया, नॉर्मल ये कितना होता है, मैं निर्वात में वैक्यूम की बात कर रहा होता तो ये इतना होता है, लेकिन जब मैं वाटर की बात कर रहा होता हूं तो ये इतना होता है। जब मैंने नॉर्मल वैक्यूम में बात की तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नॉर्मल मैं वाटर में बात कर रहा हूं तो 81 इंटू एप्सिलॉन नोट हो गया। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन वाटर का यानी कि जो परमिटिविटी होती है वो वैक्यूम से 81 गुना ज्यादा होती है, 81 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो वाटर है वो अपने मोलिक्यूल से कहता है कि फोर्स को वैक्यूम के कंपेयर में 81 गुना कम करो, वैक्यूम के कंपेयर में 81 टाइम्स कम करो। क्यों, क्योंकि इसकी परमिटिविटी ज्यादा। तो यानी कि एफ ये कितना वैक्यूम, ये एफ वैक्यूम था, और ये एफ यहाँ पे कितना हो गया, ये वाटर में मान रहा हूं मैं, तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ वाटर लगाऊं मैं यहाँ से, तो वैक्यूम में कितना होगा 81 अपॉन 1। इन दोनों का रेशियो कुछ ऐसे आएगा या नहीं, जब सेम डिस्टेंस सेम चार्ज की बात कर रहा हूं मैं तब। जब बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, फिर मीडियम का इतना इफेक्ट हो गया कि वाटर में जाके ये 81 टाइम कम हो गया, 81 टाइम कम हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी परमिटिविटी ज्यादा थी। यानी कि परमिटिविटी क्या कर रही है, अपन यहाँ से दूसरी इसकी परिभाषा निकाले तो क्या निकालेंगे कि ये फोर्स को कम करती है। तो यानी कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल कह रहे हैं कि वैक्यूम के कंपेयर में 81 टाइम कम करो फोर्स को। ये दूसरी आया कुछ समझ में कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो अपन जनरली सबकी याद नहीं कर पाते हैं ना, जैसे एप्सिलॉन वाटर की तो कुछ अलग होगी, मीडियम के लिए 81 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो मिलेगी ना एग्जैक्ट। लेकिन अपन कंपेयर कर लेते हैं कि ये वैक्यूम के कंपेयर में इतने गुना ज्यादा है, ये इतने ज्यादा है, इतना ज्यादा है। सबकी याद नहीं करते, बस कंपेयर कर लेते हैं कि वैक्यूम के कंपेयर में ये इतना है, क्योंकि वैक्यूम में फोर्स कितना होता है मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रमोट करने के लिए कोई पार्टिकल्स नहीं होते, फोर्स को कम करने के लिए। तो परमिटिविटी क्या कहती है, किसी को कोई सुनने वाला है नहीं उसके लिए वहां पे, तो उसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है, कितनी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया कुछ समझ में यहाँ पे। F इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1/4 पाई के की जगह मैंने पुट कर दिया एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास F का मस्त फॉर्मूला। यहाँ से अपन किसी भी मीडियम में भी निकाल सकते हैं ना, किसी भी मीडियम में। कैसे निकालेंगे किसी भी मीडियम में, तो एप्सिलॉन नोट से कंपेयर करके कि उससे इतने गुना ज्यादा है, उससे इतने गुना कम है। फॉर मीडियम मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, तो एप्सिलॉन नोट मेरे पास कितना आ रहा है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ रहा है मेरे पास एसआई यूनिट्स में, क्योंकि ये सब यूनिट्स किसकी है, एसआई यूनिट में एप्सिलॉन नोट की वैल्यू इतनी आ रही है। तो यानी कि फोर्स मैक्सिमम होता है, फोर्स मैक्स इन वैक्यूम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये वैक्यूम में कितना होता है, मैक्सिमम होता है। अब यहां से देखो अपन, यानी कि एप्सिलॉन वैक्यूम में एप्सिलॉन आर की यूनिट, एप्सिलॉन आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सोचो कि वैक्यूम में एप्सिलॉन आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 हो गया तो फिर इनफाइनाइट पे चला 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है रिलेटिविटी, ये परमिटिविटी अपन कंपेयर कर रहे हैं ना कि वैक्यूम के कंपेयर में कितने गुना ज्यादा है। अब वैक्यूम की तो वैक्यूम के कंपेयर में 1 गुना ही तो ज्यादा होगी, ज्यादा क्या होगी, वन टाइम वही होता है जो होता है।
तो यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन आर वैक्यूम के केस में कितना आ जाता है मेरे पास में, एप्सिलॉन नॉट ही रह जाता है क्योंकि ई आर की यूनिट वहाँ पे 1 हो जाती है। तो वैक्यूम, ये सॉरी यहाँ पे लिखा एफ मैक्स इन वैक्यूम, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी बता रहे हैं अपन, इसके वैक्यूम के रिलेटिव में तो सेम ही होगी ना, तो यहाँ पे 1 होता है ये, तो ये हो गया 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, ये कुलाम वगैरह सब लिखती है यहाँ पे। तो मेरे पास ये आता है 9 इंटू 10⁻9, ये क्या आता है मेरे पास 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ से इसकी यूनिट बता दो, नहीं बता सकते क्या? तो देखो यहाँ से इसकी यूनिट के लिए ये देखो मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया अपॉन कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर ऊपर नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे कूलम स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, और बढ़िया ढंग से देख लो ना, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अपन, इसकी यूनिट में कैसे लिखते हैं 1/कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो लिखते 1, इसकी तो होती है 4 पाई की, तो कोई यूनिट नहीं होती, तो ये 1 में तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि के की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जो कि एप्सिलॉन की होती है उसके इनवर्स होती है बिल्कुल सेम। और इसकी वैल्यू कितनी आती है इन वैक्यूम, मैं इन केस वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, हर जगह इसकी वैल्यू ये नहीं होती, मीडियम में चेंज होती रहती है, वैक्यूम में इसकी वैल्यू इतनी होती है। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं वैक्यूम की वैल्यू, क्योंकि अपन वैक्यूम से ही कंपेयर करते हैं, जितने भी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, फिर जितने भी अपने पास क्वेश्चन मिलते हैं सब आइडियल कंडीशन में, यानी कि वैक्यूम में ही मिलते हैं, मीडियम पे क्वेश्चन कम होता है, होते तो है लेकिन कम होता है। तो ये याद कर लो आप कि वैक्यूम में के की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है। और ये याद नहीं करना आपको कि वाटर कितना हो गया, लिक्विड कितना हो गया, गैस में कितना, एल्कोहल में कितना, मीडियम, वो सब आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ऐसे लिखा होता है कि 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट किसकी, एप्सिलॉन वाटर, इस तरह से लिखा होता है अपने पास में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं परमिटिविटी के कंसेप्ट पे। तो अब इन सबको जो पढ़ा अभी सब खिचड़ी से हो रखी है ना, एक जगह कर लेते हैं, फिर ये तो समझाने के लिए था, अब एक जगह करते नोट करते हैं। फिर जो कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज जिनके बीच में डिस्टेंस r है, तो वो क्या हो गया k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, एक तो ये मिला अपने को। फिर मैं कह रहा हूँ कि k मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड करता है, कैसे, मीडियम के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख लो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन m, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, एक ही बात है, पता चल रहा है कैसे। तो ये था कूलम्ब लॉ के लिए कि मीडियम पे ऐसे डिपेंड करता है। अब मैंने कहा है कि मापन की पद्धति पे भी डिपेंड करता है कि जब एसआई में मेजरमेंट कर रहे होते हैं, सीजीएस में मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो अलग अलग इसकी वैल्यू आती है। तो किस पे मेजरमेंट पे देखते हैं, दो यूनिट पे देखते हैं सबसे ज़्यादा अपन, सबसे पहले एसआई पे देख लेते हैं जो कि फेमस है काफ़ी, और दूसरा सीजीएस पे जो कि हर जगह टाना डालता रहता है, ये तो अपनी। तो सबसे पहला एसआई में देख लेते हैं कि एसआई सबसे फेमस है, तो उसमें क्या होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एसआई का मतलब ये है बस यहाँ पे जितने भी यूनिट्स लेने हैं वो सब एसआई यूनिट्स में लेने हैं, यहाँ पे सीजीएस में लेने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ से के की यूनिट क्या आ जाएगी, एसआई में निकालेंगे तो अपन, तो एसआई में ये किस में होता है न्यूटन में, के Q1 किस में होता है कूलम्ब में, ये भी कूलम्ब में होता है, और ये मीटर में होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से के की जो यूनिट आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये आई अपने पास के की यूनिट, एसआई में के की यूनिट ये आ गई। अब सीजीएस में देखते हैं, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसकी यूनिट कितनी होती है, डाइन, डाइन बोलते हैं ना इसमें, ऐसा सॉरी सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन, के ये कितनी होती है ईएसयू बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अपॉन ये किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से जो के की यूनिट मिलती है वो क्या मिलती है, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन
स्क्वायर, सीजीएस में ई एस यू का स्क्वायर। यहाँ से ये के की यूनिट ये मिली और यहाँ से के की यूनिट ये मिल गई। अब यहाँ से के की यूनिट तो मिल गई, जब के भी दो कैसे हो सकते हैं अपने पास, एक तो कौन सा हो सकता है वैक्यूम में, और एक इसमें हो सकता है मीडियम में। दो ही हो सकते हैं, एक तो वैक्यूम में और एक मीडियम में। ठीक है, को अपन या तो वो चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं दोनों, वैक्यूम में या फिर मीडियम में। तो इन केस क्या होता है, के की वैल्यू कितनी हो जाती है वैक्यूम में, के की वैल्यू कितनी हो जाती है वैक्यूम में, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। काफी अच्छे से डिस्कस किया है कहाँ से आ रही है ये चीजें। फिर मीडियम में कितना हो जाता है ये के की वैल्यू मीडियम में हो जाती है 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये हो जाती है मीडियम में, ये हो जाती है वैक्यूम में। अब मीडियम में क्यों हो रही है ये वाली वैल्यू, एप्सिलॉन में क्यों आ रही है, क्योंकि अपन वैक्यूम की 1 मानते हैं ना यहाँ पे, ई आर वैक्यूम के लिए 1 हो गया, तो 1/8.85 1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 किया तो ये वैल्यू 16 की आती है अपने पास में। एक ही चीज है, घुमा फिरा के आपको कंफ्यूजन होना है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आ गया ना क्या है। आप बस एक ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो के का 1/4πε0 बाकी सीजीएस वगैरह में तो आप कन्वर्ट करने में है एक्सपर्ट, छोड़ने में एक्सपर्ट हम लोग। फिर इसी तरह ये भी होगा वैक्यूम में और एक होगा मीडियम में। तो कैसे हो सकता है वैक्यूम और मीडियम, तो वैक्यूम में के की वैल्यू कितनी आती है 1, सीजीएस में 1 आती है, सीजीएस यूनिट का यूज कर रहे होते हैं तो के की वैल्यू 1 आती है, वहां पे कितनी आएगी 1, क्या है क्या लिखा होगा डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर। ये होती है वैक्यूम सीजीएस के केस में, एसआई के केस में ये होती है। मीडियम में देखो क्या होगा, मीडियम में के इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं 1/4πε0 बस यूनिटी चेंज करनी है मेरे को, डाइन इंटू सॉरी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगाया, सही है। बोल नहीं रहा कोई कि सर मल्टीप्लाई में अपॉन में लगा दिया आपने, बोल लेंगे कैसे, चिल्ला के बताओ। तो डाइन इंटू ये होती है किसमें मीडियम में, जब सीजीएस यूनिट यूज कर रहे होते हैं, ये होती है मीडियम में कब, जब अपन ऐसा यूनिट चेंज कर रहे होते हैं। बस यूनिट का ही खेल है, यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे से। इस तरह से खत्म होता है अपना कूलम्ब्स लॉ। क्या बता के खत्म हो रहा है कि परमिटिविटी, सब चीजें किसमें बननी है, इस पे परमिटिविटी पे। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब दिमाग के पुर्जे खुलेंगे, अभी तो ऐसे ही लग रहा है हलवा सा, अभी तो खिचड़ी हो रखी है। ये क्वेश्चन करने से सब क्लियर होगा आपका, देखना भी। एक हो रहा था इसकी वेक्टर फॉर्म और देख लेते हैं पहले कूलम्ब्स लॉ की, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, टॉपिक डाल लो, मैं नहीं लिख रहा बार बार। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये भी थोड़ी टेढ़ी गिर लगती है ना, ये काफी इजी है, आपको वेक्टर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कूलम्ब्स लॉ। अभी इसमें याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना मैथ का यूज होता है, बेसिक मैथ का, जो अपन 9th 10th तक पढ़ते आते हैं, उसी का यूज ज्यादा होता है इसमें। देखता कैसे आ रहा है अभी। तो वेक्टर फॉर्म में अपन कोई भी पॉइंट चार्ज लेंगे, 2 पॉइंट चार्ज, तो मानो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए क्या होगा, मेरे पास एक स्पेस लेना होगा, ये लिया मैंने 3D में तो स्पेस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। अब मैंने एक पॉइंट चार्ज रख रखा है यहाँ पे Q1, मान लो मैंने यहाँ पे रख रखा है पॉइंट चार्ज। अब Q1 की पोजीशन कहाँ से बताते हैं अपन, ओरिजिन से, यहाँ से ही तो बताते हैं उसकी पोजीशन कि इससे कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मान लो ये इससे मैंने माना वेक्टर r1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, Q1 इस पे वेक्टर r1 डिस्टेंस पे, इसकी पोजीशन मैंने ये बता दी। फिर दो पॉइंट चार्ज चाहिए होते हैं, फिर मैंने दूसरा पॉइंट चार्ज ये ले लिया यहाँ पे, पॉइंट चार्ज नंबर 2 यानी कि Q2, और इसकी डिस्टेंस मैंने बताई R2। तो अब अपने को तो ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो पोजीशन बताने के लिए कि Q1 कहाँ पे रखा हुआ है और Q2 कहाँ पे रखा हुआ है एक्स वाई एक्सिस में। अपने को तो बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, दूसरे पेन का यूज करते हैं ना, थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। यानी कि यहाँ इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो मैंने माना वेक्टर r, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस वेक्टर r है। अब यहाँ से देखो ये वेक्टर r1,
ये मैंने वेक्टर R2 को इस तरह से लिया, ये वेक्टर R2 R। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, सोच के बताओ, वो ट्रायंगल मेथड लगाओ कि कोई भी दो वेक्टर्स जो कि एक ट्रायंगल की रेगुलर साइड को शो कर रहे होते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो तीसरी साइड होती है वो उनके रिजल्टेंट को बताती है। कुछ आया सुना हुआ कहीं पे, 11th में सुन रखा था सब। तो ये आपने अपने बेसिक फिजिक्स में बता रखा है हमने, तो देख सकते हैं आप वहां से भी। तो Q1 R1 क्या हो गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R2। यही तो मैं वेक्टर R1 में वेक्टर R को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास वेक्टर R2 मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ से वेक्टर R इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये मिल गया मेरे पास वेक्टर R। तो वेक्टर R2 माइनस R1, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ मैं, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, R2 माइनस R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड ही चाहिए अपने को। अब डायरेक्शन पे देखेंगे कैसे। तो यहाँ से कूलम्ब्स लॉ के लिए क्या फॉर्मूला था अपने पास में, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था यहाँ पे। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे इसको, F के की वैल्यू के, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू भी Q2। R स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास में, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड में स्क्वायर कर सकता हूँ ना, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ये वेक्टर लगाओ यहाँ पे, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ये मिला मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये तो नॉर्मल भी मिल रहा था, वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब, यानी कि डायरेक्शन भी तो चाहिए ना मुझे, एन कैप। डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, एन कैप। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करता हूँ मैं, एन कैप। मैं नहीं करता, फिजिक्स यूज करती है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से एन कैप क्या होती है, तो यहाँ से ना देखो, जो कि ये F1 ये Q1 है, F2 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, मान लो उसकी डायरेक्शन मैंने ये ले ली, किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर R की डायरेक्शन में लगा रहा है, वेक्टर R की डायरेक्शन ऐसे ही तो है, उसके डायरेक्शन में मान लो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है Q1 Q2 पे। आ रहा है कुछ समझ में कि Q1 Q2 पे R की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन से मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन की कैप लिखने का मतलब क्या होता है, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, या फिर अभी देख लो ऐसे वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही तो लिखते हैं। किसी की भी कैप लिखनी हो तो एन कैप क्या होती है, वेक्टर एन अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन मिल गई, ये डायरेक्शन के लिए ये आया अलग से, ये मैग्नीट्यूड के लिए, ये डायरेक्शन के लिए। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, आर की कैप का मोड का क्या है, R2 माइनस R1। तो F इक्वल टू के Q1 Q2, और ये मैंने लिया R कैप डायरेक्शन में, और ये R2 माइनस R1 का क्या हो गया क्यूब। जब मैं वेक्टर R की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो स्क्वायर और एक क्यूब हो गया यहाँ पे। तो ये होता है वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ के लिए वेक्टर फॉर्म ये होता है। अब यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे नहीं लगा रहे क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो मेरे को F मिला, मैं क्या लिख सकता हूँ कि किस पे लग रहा है, Q1 के कारण Q2 पे, यानी कि फोर्स 2 पे लग रहा है, किसके कारण 1 पे। ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना, पर इसको लिख सकते हैं नहीं क्या, कि इसको चलो यहाँ पे लिख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई Q1 ऑन Q2। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 पे इतना फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है। आया कुछ समझ में, अभी तक तो आ रहा है, ठीक ठाक है ना। अब Q2 भी तो इस पे सेम ही फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना, Q2 भी तो इस पे अप्लाई करेगा कुछ फोर्स। मान लो Q2 इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि इसके माइनस में वेक्टर R के अपोजिट, वेक्टर R के अपोजिट कर रहा है ना। तो यानी कि मैं ऐसे कैसे लिख दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं, यहाँ पे काम हो जाएगा मेरे पास। जब मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे, जब मैंने माइनस किया यहाँ पे, तो यानी कि वेक्टर R के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि 2 वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे, 1 पे। सॉरी गलत लिख दिया ना, तो 1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन, 2।
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। पागल समझ रखा, बार बार यही चीज बोल रहा हूँ तो कोई काम के लिए ही बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, कर सकते हैं ना, कि वेक्टर यानी कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है। तो यहां से मैं ऐसे लिखूं, वेक्टर F12 का मोड इक्वल टू वेक्टर F21 का मोड, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन ही माइनस प्लस अपोजिट है ना, अपोजिट, बस यही कर रहे हैं बस यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, बस आप यही याद रखो जनरल फॉर्मूला, कि इतना फोर्स लगता है एक पे, जिस डायरेक्शन में आर की कैप डायरेक्शन में है तो ये, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस लगा लो। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया कूलम्ब्स लॉ के लिए। उतार लिया, नोट कर लिया सबने? तो चलते हैं फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं, अभी कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस तो देखते हैं। क्वेश्चन 1, ऐसे थोड़ी हलवे से चलेंगे ना, जीरो से हीरो बनना, आपको हीरो से जीरो नहीं बनना, सीधे हीरो बनने की सोचेंगे तो गिरे जाएंगे नीचे। तो क्वेश्चन 1 मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2, एक है मेरे पास 4 माइक्रो कूलम्ब, दूसरा है मेरे पास -9 माइक्रो कूलम्ब। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए मैं पूछ रहा हूँ, इनके बीच में आर कितनी होनी चाहिए, कि इनमें जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 90 न्यूटन, इनके बीच में आर कितनी होनी चाहिए कि जो फोर्स आ रहा है मेरे पास वो 90 न्यूटन। ये वैक्यूम में सब कुछ काम जो भी हो रहा है ये हो रहा है इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, सब काम वैक्यूम में हो रहा है। फटाफट लगा दो काम। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाए तो आर की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, के Q1 Q2 अपॉन एफ, तो आर स्क्वायर एफ, के कितना होता है, के कितना होता है वैक्यूम में, इन वैक्यूम के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू 4, Q2 की वैल्यू 9, माइनस में 9 है, लेकिन यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सिंबल का यूज नहीं करते। और फोर्स कितना है मेरे पास 90, यही तो आ रहा है फोर्स, तो ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, ये कितना आ गया मेरे पास 36 इंटू 10⁸। तो यानी कि r इक्वल टू दोनों तरफ से रूट कर लूंगा मैं, तो 6 इंटू 10⁴ मीटर। सॉरी यहाँ पे माइक्रो कूलम्ब लिखा है मैंने, आप कूलम्ब लिख लो आप, क्योंकि माइक्रो में तो मैंने यूज नहीं किया उसको, कूलम्ब लिख लो आप यहाँ पे, बढ़िया रहेगा। तो ये आया आर का 6 इंटू 10⁴ मीटर। जब उनके बीच की डिस्टेंस इतनी होगी तब उनमें लगने वाला फोर्स 90 न्यूटन होगा। अब यहाँ पे माइक्रो कूलम्ब में लिखा होता तो यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता 9 इंटू 10⁹, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब में चेंज करना होता, 9 इंटू 10⁻⁻6, दोनों को कूलम्ब में चेंज करते हैं। यहाँ पे नैनो कूलम्ब लिखा होता तो 10⁻⁹ करके कूलम्ब में चेंज करते हैं। आंसर ऐसा यूनिट में करके ही तो निकाल सकते हैं अपन, अपॉन क्या करते हैं 90 न्यूटन, फिर कितना हो जाता वही 10, ये कितना हो जाता 9 यानी 36 इंटू में कितना 10⁸ इंटू 10⁻, माइनस में कितना हो जाता 12 है, तो यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू ये, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास 6 इंटू ये कितना 10⁻⁻4, तो यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ से समझ रहे हैं आप, कुछ समझ रहे हैं, आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है ना, कि देखो पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज किया मैंने, तो सेम फोर्स के लिए उनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज हो गई, तो सेम फोर्स के लिए उनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज हो गई, यहाँ पे कितनी कम थी यहाँ पे कितनी ज्यादा है। पॉइंट चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं बीच की, कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, उसके कंपेयर में नेगलेक्ट है उनका साइज, तब पॉइंट चार्ज वैल्यू लगेगा। तो ये था क्वेश्चन 1।
तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है एक, अपन वो देख लेते हैं। ऐसा यूनिट में देखा तो एक ईएसयू में भी देख लेते हैं ना, यानी कि सीजीएस में नहीं, वो नाराज हो जाएगा बेचारा, कह रहा है मैंने भी तो कुछ किया फिजिक्स में, सब इसको ही पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ से मान लो Q1, यहाँ पे मान लो Q2, Q1 मान लो कितना 4 ESU, ये मान लो 9 ESU, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर फॉर्म में देखते तो प्लस माइनस का क्या होता, Q1 Q2, अब इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली आर, डिस्टेंस मैंने मान ली 400 सेंटीमीटर, इनके बीच में इतना डिस्टेंस। सब ऐसा यूनिट में तो लिख नहीं रखा, कुछ सीजीएस में लिख रखा है। तो फोर्स बता दो यहाँ से फटाफट, फोर्स बता दो कितना होगा। तो फोर्स होगा सबसे पहले के की वैल्यू इन वैक्यूम, ये क्या है वैक्यूम में रखा हुआ है। जब आपको मीडियम ना बताए तो आप वैक्यूम मानेंगे, जब तक आपको कुछ बोला ना जाए ना कि ये मीडियम में रखा हुआ है तब तक आप वैक्यूम फ्री होता है कि तब आप वैक्यूम मानेंगे। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इन वैक्यूम इन सीजीएस, के की यूनिट के की वैल्यू 1, Q1 4 Q2 9 अपॉन आर स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4। ये क्या गजब कर दिया, अरे भाई 400 का स्क्वायर कितना होता है 1600 ही तो होगा, 16 और 16,000 होता है, सॉरी। तो ये कितना आ गया 36 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब इसको ऊपर ले जाएंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 16, इसे 2 से करेंगे 8, 2 से कर रहे हैं कितना हो रहा है 18, फिर 2 से कर रहे हैं 4, ये हो रहा है 9, यानी कि 9/4, 9/4 कितना होता है, यानी कि 9/4 यानी कि 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब यहाँ पे यूनिट क्या होगी डाइन, न्यूटन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डाइन है। अब मान लो ये अपने को सीजीएस में दे रखा है और ऑप्शन में न्यूटन में लिख रखा है, फिर क्या करेंगे छोड़ देंगे क्वेश्चन है, और क्या कर सकते, इससे बड़ी ऑप्शन नहीं है हमारे पास और भी कुछ। अब इसको डाइन को न्यूटन में चेंज कर लो। अब इसके काफी तरीके होते हैं, जैसे 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है, तो यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। तो एक डाइन में कितना हो गया 1 अपॉन 10 टू दी पावर 5 न्यूटन, यानी कि 10 टू दी पावर -5 न्यूटन। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन में और भी कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -9 न्यूटन, न्यूटन में ये आ गया। अब कई बुजुर्ग लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ से कि इस ESU को पहले गुलाम में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ESU को यहीं पे गुलाम में चेंज कर लेते हैं, कितना एक गुलाम उन्होंने पढ़ा होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU इतना होता है। तो यहीं से इसको गुलाम में चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी ना अपने को, जब यहाँ पे इतना आसानी से काम हो रहा है अपना। ESU में SI में है, CGS में तो उसमें आंसर निकालोगे, लास्ट में चेंज कर लो। तो आप क्वेश्चन करते वक्त एक नजर ना ऑप्शंस पे भी मार लिया करो, आप क्वेश्चन पढ़ते करने लग जाते हो, आए ना आए आंसर मिलेगा तो क्वेश्चन टिक करेंगे ऑप्शन, उसमें ऑप्शन पे नजर मार लिया करो किसमें क्या पूछ रहा है। तो ये तो थे कूलम्ब्स लॉ पे हलवे से लल्लू से जवाब देना। अब दिमाग वाले क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया मस्त क्वेश्चन करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें केवल अपन क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, अब ज्यादा नहीं कर रहे ना, फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप देखोगे नहीं क्या मतलब निकलेगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया, जिस तरह से अपने एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको जल्दी सोल्व भी कैसे करेंगे, वो मेथड सीखेंगे कंसेप्ट पे जल्दी। लेकिन आपने आज ये सीख लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी करना, फिर हम तो करवा ही रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।